थोड़ी बार ध्यान स्थिति में बैठीશું। कर कमर गर्दन सीधी, मन शांत, आंखों बंद। हमिंग साउंड करीशू, ओठ बंद रहशे। श्वास भरने के बाद हमिंग साउंड, जस्ट लाइक मकार साउंड, ओठ बंद रखकर 11 टाइम। इनहेल स्टार्ट। Eyes closed. 2 minute silence. Vocally silence as well as mentally भी silence if possible. No thoughts, no imagination, no future plan. Just be with yourself with blank mind. Whatever happens naturally, don't disturb from it. Thoughts come and go, you should be aloof.
3 long breath. Come to the practice. Om Arham, Om Arham, Om Arham. Mangalam Bhagavan Viro, Mangalam Gautamo Prabhu, Mangalam Stulibhadradya, Jaina Dharmostu Mangalam, Dhyanamoolam Gururmurti, Pujamulam Gurupadam, Mantramulam Gururvakyam, Mokshamulam Guru Kripa. आज 4 दिवसीय मेडिटेशन शिविर का पहले दिन का ये दूसरा डिस्कोर्स। आज के डिस्कोर्स का हमारा विषय है मेडिटेशन लॉग आउट फ्रॉम द वर्ल्ड, logging to yourself. Meditation, log out from the world and logging to yourself. इस विषय पर थोड़ी देर विचार करें, चिंतन करें। सुबह का लेक्चर और अभी का ये डिस्कोर्स दोनों ही हमारी जो थीम है इस मेडिटेशन की, उसका बैकग्राउंड बनाने के लिए है। कल से जो हम बात करेंगे वो मेडिटेशन टेक्निक्स की, टूल्स की, और मेडिटेशन क्यों किया जाता है, पर्पस क्या है, मेडिटेशन क्या है क्या नहीं है, इन सारी बातों की चर्चा कल से 3 दिन तक हम जो भी स्केड्यूल है उस हिसाब से करेंगे। आज इस विषय में थोड़ा और गहरे में जाने की कोशिश करें। कुछ मुद्दे, कुछ पॉइंट्स बहुत क्लियरली समझ लेना चाहिए, तो ही हम मेडिटेशन में डीप जा सकेंगे। पहली बात आज की यह है कि कोई भी डिवाइस, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स टूल, साधन, लैपटॉप, कंप्यूटर, फोन, आईपैड, कोई भी डिवाइस को हम अगर सतत चालू रखते हैं तो हैंग आउट होने के चांस बढ़ जाते हैं। उस डिवाइस को गर्म होने के चांस बढ़ जाते हैं। उस डिवाइस का जो प्रोसेस सिस्टम है वो डिस्टर्ब होने लग जाता है। एक सामान्य एक टेक्नोलॉजी का एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसीलिए कई बार हमको जब भी फ़ोन बराबर वर्क नहीं करता है तो एडवाइस दी जाती है कि बंद करके चालू करो। वो बंद करके चालू करते हैं तो फिर वापस सिस्टम एक्टिवेट हो जाती है।
ठीक जैसे डिवाइस सतत चालू रहता है तो हैंग आउट हो जाता है, उसी प्रकार आदमी अगर सतत वर्ल्डली लॉगिन रहता है तो फिर उससे इनर क्लैरिटी खत्म हो जाती है। जो आदमी कांस्टेंट वर्ल्डली चीजों से कनेक्ट रहेगा तो वो आदमी की इनर क्वालिटी, इनर क्लैरिटी, इनर डिसीजन मेकिंग, इनर फोकस, ये सब चीजें डिस्टर्ब होने लग जाती है। और कैसे आदमी कांस्टेंट लॉगिन रहता है वर्ल्डली चीजों में, उसके 4 क्राइटेरिया है। वर्ल्डली लॉगिन रहने का पहला क्राइटेरिया है नोटिफिकेशन। सतत नोटिफिकेशन फोन पे आते रहते हैं। उसमें भी आपके सोशल मीडिया के जितने अकाउंट हैं, इंस्टाग्राम, नाम बोलते जाओ, फेसबुक, और बोलो इंस्टा, बहुत सारी चीजें, ईमेल्स, ट्विटर, ये जितने भी जो आपकी एप्स है उसमें सतत व्हाट्सएप, सतत नोटिफिकेशन आते रहते हैं। हम एक तरह से नोटिफिकेशन की दुनिया में जी रहे हैं और उसके कारण हम वर्ल्डली एक्टिविटी से लॉग आउट नहीं हो पाते हैं। नंबर 1। नंबर 2, ओपिनियन की दुनिया में हम जी रहे हैं। ओपिनियन सुनने में, ओपिनियन देने में हम बहुत इम्पेशेंट पीपल हैं। रिव्यू देने में, फीडबैक देने में, फीडबैक लेने में हम सतत एंगेज रहते हैं। खाना खाया हो तो पूछेंगे कैसा था मेनू, लेक्चर भी सुन लेते हैं तो फिर तुरंत कमेंट्स आने लग जाती है। तुरंत अच्छा बुरा हम चॉइस करने में, हम ओपिनियन देने में, हम पसंद करने में, ना करने में बहुत एक्सपर्ट्स हैं। उसका कारण है हम माइंड के लेवल पर जीते हैं। जो आदमी माइंड के लेवल पर जिएगा वो हर छोटी छोटी चीजों को नोटिस करेगा, नॉट ओनली नोटिस करेगा, छोटी छोटी चीजों में वो रिएक्ट करेगा। आंखों के सामने, इंद्रियों के सामने जो भी चीज आती है तुरंत हमारा रिएक्शन नेगेटिव पॉजिटिव चालू हो जाता है। तो दूसरी चीज है ओपिनियन देने की आदत। किसी ने कपड़े कैसे पहना, बिना पूछे ओपिनियन देने लग जाएंगे, आपको ऐसा नहीं पहनना चाहिए। अरे भैया मैंने बाय किया, मैंने खर्चा किया, मैंने मेहनत की, तू शांति रखना। लेकिन नहीं, हम दूसरों के जज बनने में तो बहुत एक्सपर्ट है। विदाउट डिग्री हम जज बनकर घूमते हैं। तो ये दूसरा ओपिनियन। जो लोग इन चीजों में लॉगिन रहते हैं, मैं कहना ये चाह रहा हूं, वो मेडिटेशन में लॉगिन नहीं हो पाएंगे। मैं कनेक्ट कर रहा हूं, अभी 4 चीजें बता रहा हूं। तीसरी चीज है एक्सपेक्टेशंस। अब यूं भी समझ लो कि जिसके पास ये 4 चीजें डोमिनेंट है वो ध्यान नहीं कर पाएगा। ध्यान में बहुत मुश्किल ही होगी, ध्यान में विचार को रोक नहीं पाएगा वो। तीसरी चीज है एक्सपेक्टेशन। अब शिविर में आए हो, मेडिटेशन सीखना है, 4 दिन का स्केड्यूल है, स्केड्यूल आपके सामने है, आपको वो फॉलो करना है। फिर भी उसमें भी अगर आपका एक्सपेक्टेशन पूरा नहीं हुआ, उमिल भाई कल मिलेंगे, हम जा रहे हैं,
2 घंटा बैठेंगे, लंच के बाद में गायब। मैं इस तरफ इशारा कर रहा हूं कि हमारा एक्सपेक्टेशन इतना हाई है, हम पेशेंस नहीं रख पाते हैं। हमको मन को पसंद नहीं आया, हमको अच्छा नहीं लगा, बोरिंग हो रहा है, चलो भाई अभी हम चले जाते हैं, हमारे से बैठा नहीं जा रहा है, इट्स टू लॉन्ग डे। कई लोगों के लिए इट्स टू लॉन्ग डे। एक्चुअली लॉन्ग डे नहीं है, हम एक्सटर्नली इतने इन्वॉल्व है, हम एक्सटर्नली इतने लॉगिन है कि हम ज्यादा शांति भी पचा नहीं सकते। कुछ लोग इतने अशांति में जीने के आदी हो गए हैं कि उनको ज्यादा शांति भी पसंद नहीं है। मेडिटेशन कराएंगे, रिलैक्स कराएंगे तो कहेंगे कि ये तो डिप्रेसिव है। हाँ, कई लोगों को मेडिटेशन जैसी चीज डिप्रेसिव लगती है, और संसार में जाकर टीवी खोलेंगे, थोड़ा एक्साइटमेंट होगा, थोड़ी पार्टी होगी, लेट्स आइसक्रीम लेते हैं, तो उसमें उनको लगता है कि हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। वर्ल्डली चीज जो माइंड को चंचल करती है उसको हम सेलिब्रेशन का नाम देते हैं, और ध्यान जो इनर कनेक्शन करता है उसको हम डिप्रेसिव मानते हैं। ये हमारी प्रॉब्लम है, क्योंकि हम विभाव को स्वभाव मान बैठे हैं, और स्वभाव हमारे लिए बहुत कोई महाविद्य क्षेत्र की जैसे चीज हो वैसा मान बैठे हैं। ये तीसरी प्रॉब्लम है, एक्सपेक्टेशन हमारे हाई है। जिसके एक्सपेक्टेशन जितना हाई होगा, मेडिटेशन में जाने में प्रॉब्लम होगी। और चौथी प्रॉब्लम है टू मच इंफॉर्मेशन। ये 4 प्रॉब्लम है। टू मच इंफॉर्मेशन। कितनी इंफॉर्मेशन है आपके पास? एक छोटे से डिवाइस में पूरी दुनिया समाई हुई है। अब एआई आने के बाद में हमको थोड़ा टेंशन आ गया है। टेंशन आ गया है कि अब एआई जब गुरु बनकर बैठ गया है तो हम गुरुओं को पूछेगा कौन? जो भी क्वेश्चन चाहिए डालो उसमें जवाब आ जाए। अभी क्वेश्चन डाला नहीं, क्लिक किया, तुरंत सेकंड्स के अंदर आपको आंसर मिल जाते हैं। गुरु भी उतना जल्दी आंसर नहीं दे पाता, गुरु भी सोचना पड़ता है सर ऐसे क्रिटिकल क्वेश्चन किया, लेट्स सी। हाँ, हकीकत यह है कि एआई मशीन है, और मशीन में आंसर वही आते हैं जिन्होंने पहले से रिसर्च कर चुके हैं, जिन्होंने कुछ भी खोज करके इसमें डाला है, वही चीज वो आपको ला कर देता है। अभी उसमें हम नहीं जाते हैं, लेकिन टू मच इंफॉर्मेशन, ये 4 चीजें जिसके पास है, ये 4 चीजों के जो एडिक्टेड है, इसके लिए ये शब्द यूज किया है, ये लॉग्ड इन सिंड्रोम है। सिंड्रोम, इसको एक साइकोलॉजिकल डिजीज माना गया है। ये लॉग्ड इन जो सिंड्रोम है, इस 4 लक्षण जिसकी लाइफ में है, अब सोचिए, नोटिफिकेशन के बिना चलेगा आपके फोन में? कोई आधे घंटे तक 1 घंटे तक टिंग नहीं हुआ तो लगता है कि आज कुछ एक्साइटमेंट नहीं, आज कुछ समाचार नहीं, आज क्या बात है, फोन हैंग हो गया है कि हम अपने फोन चेक करने लगते, कोई मैसेज क्यों नहीं आ रहा? तो फिर समझ लेना, ध्यान सिर्फ चर्चा है, ध्यान अनुभूति नहीं बनेगी। नंबर 2, ओपिनियन। बात में ओपिनियन मत दो। ओपिनियन देने वाला आदमी मेंटल लेवल पर है, स्पिरिचुअल लेवल पर नहीं है। चाहे कोई आदमी कितनी भी रिलीजियस प्रैक्टिस करे, वो मेंटल लेवल से ऊपर न भी जा सके। जरूरी नहीं है रिलीजियस रिचुअल्स करने वाला आदमी माइंड लेवल से ऊपर जा सके, कोई रूल नहीं है। लेकिन मेडिटेशन करने वाला आदमी, ये रूल है कि वो बियॉन्ड माइंड चला जाएगा, और बियॉन्ड माइंड चला गया फिर वो जल्दी किसी को ओपिनियन नहीं देगा। आप उसको क्राइटेरिया भी मान लो,
कोई आदमी कहते हैं हमको, कई लोग कहते हैं हम तो 30 साल से ध्यान कर रहे हैं। उनका दीदार देखकर लगता नहीं है कि तुम 30 साल से कर रहे हो। अगर 30 साल से आदमी ध्यान करता है, उसके चेहरे की ओरा बता देगी कि रियली डीप मेडिटेशन में गया हुआ साधक है। बाकी ध्यान के नाम पर आंख बंद करके बैठ जाओ, विचार भी आ रहे हैं, अंदर चैंटिंग चल रहा है, मंत्र चल रहा है, लेकिन विचार भी दुनिया भर के चलते हैं, क्योंकि 4 चीजों को मैनेज नहीं करते हैं। पहले 4 चीज को बिल्कुल दिमाग में जमा लो। नंबर 1 नोटिफिकेशन, नंबर 2 ओपिनियन, नंबर 3 एक्सपेक्टेशन, एंड नंबर 4 टू मच इंफॉर्मेशन। बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है। उतनी ही इंफॉर्मेशन लो जिससे अपना काम चल जाए। किसी के बारे में ज्यादा जानना भी अशांति का कारण है, पाप बंध का कारण है। इसीलिए किसी की पर्सनल लाइफ में इंटरफेरेंस मत करो, डिस्टर्ब मत करो। किसी की कोई बात जानने की जरूरत क्या है? हर एक आदमी की जिंदगी थोड़ी प्राइवेट रहनी चाहिए। मैं अपनी जिंदगी के सारे अनुभव शेयर कर लूं तो फिर कोई अर्थ नहीं है। मेरी अनुभूति कुछ मेरे तक रहनी चाहिए। ये 4 चीजें है, उस पर आप जरा नोटिस करें। और अब इन 4 चीजें होने से क्या होता है बराबर समझना। एक प्रेजेंटेशन के लिए हमने इतनी रिसर्च की है, एआई से नहीं। हाँ, एआई में नहीं मिलेगा। हाँ, ये मैं रिसर्च करने के बाद मैं सोशल मीडिया में डालूंगा तो फिर एआई में कोई एक्सेस कर पाएगा, लेकिन कुछ चीजें अनुभूति से आती है, वो एआई में नहीं मिलेगी। एआई में सब कुछ होता तो गुरुओं को लाइव लोग क्यों बुलाते? भाई इनको, ये भूमिल माई को, इनको जैन सेंटर को बुलाने की जरूरत क्या थी? तो एआई में सारी चीजें आप सर्च करो, एआई में सब आ जाएगा। लेकिन एआई आपकी ओरा मैनेज नहीं कर सकता, एआई आपकी ओरा बदल नहीं सकता। इसलिए जो गुरु काम करता है वो सोशल मीडिया नहीं कर सकता। इससे होता क्या है? ये 4 चीजों से क्या होता है, कल्पना नहीं करोगे। हम अंधेरे में इन 4 चीजों के पीछे पागल बने हुए रहते हैं। साइंस कहता है इन 4 चीजों के कारण, फिर से नोटिफिकेशन, एक्सपेक्टेशन, ओपिनियन एंड इंफॉर्मेशन टू मच के कारण क्या होता है? 4 चीजें होती है। नंबर 1, अटेंशन स्पैन घट जाता है। आज आप देखिए पेरेंट्स के सामने बहुत बड़ी प्रॉब्लम है अपने बच्चों को लेकर। अटेंशन स्पैन बच्चों का खत्म हो गया। जो हम 3-3 घंटों तक एक चीज में फोकस कर सकते थे, आज के बच्चों का अटेंशन स्पैन क्या है? 3 मिनट में तो मुझे टॉयलेट जाना है, 5 मिनट में मुझे भूख लगी है, 7 मिनट में मुझे खेलने जाना। अटेंशन लेवल नहीं है। कारण सोशल मीडिया ने यह सिखा दिया कि अटेंशन लेवल को लूज कैसे करें। अब रील आती है, 1-1 मिनट की रील। कई लोग जब ये प्रोग्राम होते हैं ना, हमको कहते हैं 30 सेकंड की रील भेजो। मैं कहता 30 सेकंड? माय डियर फ्रेंड्स, ब्रदर, इतना बोलोगे 30 सेकंड हो जाएंगे। 30 सेकंड में ही आपको जो कहना है कह दो। अब इतना फास्ट रील से आदमी का माइंड वर्क करता है कि एक जगह पर आदमी माइंड को ज्यादा फोकस कर ही नहीं सकता है। सोशल मीडिया ने हमको ये एडिक्टेड कर दिया है। एवरी मोमेंट न्यू चाहिए, एवरी मोमेंट नया चाहिए। इस नएपन के चक्कर में हमारा अटेंशन स्पैन घट गया। नंबर 2, मेंटल स्ट्रगल बढ़ गया। मेंटल स्ट्रगल इसलिए बढ़ गया कि हम दिमाग को रेस्ट नहीं दे पाते हैं, हम दिमाग को आराम नहीं दे पाते हैं। इसीलिए छोटी छोटी चीज हमें इरिटेट करती है, हमें डिस्टर्ब करती है, हमें फ्रस्ट्रेटेड करती है, और उसके कारण हम रिएक्ट करने चले जाते हैं। तो दूसरा, मेंटल स्ट्रगल बढ़ गया इन ऊपर की 4 चीजों के कारण। ऊपर की 4 चीजें मैंने बहुत विस्तार से बताई। तीसरा प्रॉब्लम यह है
क्रिएटिविटी घट जाती है, नो क्रिएटिविटी। इस सोशल मीडिया ने, इस डिवाइस की दुनिया ने आदमी के अंदर की क्रिएटिविटी खत्म कर दी है। मेडिटेशन करना भी एक क्रिएटिविटी है, म्यूजिक भी एक क्रिएटिविटी है, डांस भी एक क्रिएटिविटी है, स्विमिंग करना भी एक क्रिएटिविटी है, पेंटिंग करना भी एक क्रिएटिविटी है। जैसे ही सोशल मीडिया आया, हमारी इमेजिंग पावर, हमारी कल्पना शक्ति खत्म हो गई, बुट्ठी हो गई। ये तीसरा प्रॉब्लम। और चौथा प्रॉब्लम है डोपामाइन पाथवे हाईजैक हो जाता है। डोपामाइन एक साइंटिफिक टर्म है, बायोलॉजिकल। वो जब आदमी प्लेजेंट मोड में होता है, आदमी हैप्पी मोड में होता है, उस समय डोपामाइन सिस्टम वर्क करती है ब्रेन के अंदर। उसका जो पाथवे है पूरा जाम हो जाता है, कारण आदमी इन सारी इंफॉर्मेटिव दुनिया के चक्कर में वो पाथवे को डिस्टर्ब कर देता है। और इसके कारण अब होता क्या है, होता यह है कि मेडिटेशन जब आदमी करता है, अब यह मेडिटेशन का रोल आता है। मेडिटेशन क्या है, विस्तार की बात तो बाद में बताऊंगा। मेडिटेशन है, कोई रेस्ट नहीं है। मेडिटेशन कोई आराम करना नहीं है कि बैठे थोड़ी देर रिलैक्स। मेडिटेशन इज नॉट द टेक्निक टू गेट द रेस्ट। मेडिटेशन इज द टेक्निक टू रिबूट योर इनर सिस्टम। मेडिटेशन आपकी इनर सिस्टम को जो डिस्टर्ब हो चुकी है उसको रिबूट करने की प्रक्रिया है। लैपटॉप में वायरस आ जाए तो क्या सजेस्ट करते हैं टेक्नीशियन, इसको रिबूट करना पड़ेगा। रिबूट करने का मतलब है पूरी प्रोसेस क्लीन करके नए तरीके से आपके कंप्यूटर को स्टार्टअप करना पड़ेगा। मेडिटेशन आपकी इनर सिस्टम को रिबूट करने की पद्धति है, सामान्य बात नहीं है, ये सिंपल चीज नहीं है। मेडिटेशन इनर जो गड़बड़ियां होती है, जैसे लैपटॉप भी एक मशीन है, वो तो जड़ मशीन है, हम तो कॉन्शियस मशीन है। हमारी इस मशीन में भी कांस्टेंट लॉग्ड इन रहने के कारण बहुत सारी गड़बड़ियां होती है, उसको भी रिबूट करना जरूरी है। फोन को रिबूट करते हैं, लैपटॉप को रिबूट, आईपैड को रिबूट करते हैं, तो हमारी इनर सिस्टम को रिबूट करना जरूरी है कि नहीं? यस और नो? ये समझ लो। इसको रिबूट कैसे करेंगे, इसको रिस्टार्ट कैसे करेंगे, उसको जीरो से स्टार्ट कैसे करेंगे? मेडिटेशन द पाथवे टू रिबूट योर इनर सिस्टम। बहुत साइंटिफिकली प्रूव हो गया है, उसके बारे में हम थोड़ा सोचने की कोशिश करें। वैज्ञानिक रूप से इस मेडिटेशन करने से, कहते हैं साइंस आज का, कि 20 मिनट मेडिटेशन करने से क्या क्या इंटरनल चेंजेस होते हैं बायोलॉजिकली एंड साइकोलॉजिकली। लेट्स सी द स्मॉल वीडियो। प्लीज भाई थोड़ा स्टार्ट जीरो से करो, वॉल्यूम आए रखो थोड़ा, पहले वॉल्यूम सेट करो, फिर जीरो से स्टार्ट करो, बिगिनिंग से। सोचते हैं मेडिटेशन बस दिमाग को शांत करता है, लेकिन असल में हम सोचते हैं मेडिटेशन बस दिमाग को शांत करता है, लेकिन असल में ये आपके शरीर को अंदर से साइंटिफिकली रीप्रोग्राम कर रहा होता है। साइंस कहती है अगर इंसान सिर्फ 20 मिनट ध्यान करे तो उसका नर्वस सिस्टम रिसेट हो जाता है। कैसे? चलो समझते हैं। हमारी बॉडी में 2 मेजर सिस्टम्स होते हैं, सिंपैथेटिक यानी स्ट्रेस मोड और पैरासिम्पैथेटिक यानी रिलैक्स मोड। जब हम मेडिटेशन करते हैं या योगा ब्रीदिंग करते हैं तब हमारी बॉडी पैरासिम्पैथेटिक मोड में शिफ्ट हो जाती है, मतलब हार्ट रेट स्लो, ब्लड प्रेशर कंट्रोल, डीप ब्रीथिंग और माइंड कैलम। साइंस इसे कहती है रेस्ट एंड हील रिस्पॉन्स, और ये मैजिक नहीं, प्योर साइंस है। जब गर्दन से नीचे एक शांत वेव जाती है वो सिर्फ फीलिंग नहीं है, वो न्यूरॉन सिस्टम की रिसेट सिग्नल है।
मेडिटेशन करने से आपका ब्रेन स्ट्रक्चर बदलता है। MRI स्कैन ने दिखाया है कि मेडिटेशन हिप्पोकैम्पस को बढ़ाता है, यानी मेमोरी को इम्प्रूव करता है, और एमिगडाला को श्रिंक करता है, यानी डर और एंजाइटी कम करता है। हार्वर्ड की रिसर्च कहती है मेडिटेशन जीन्स को ऑन ऑफ करता है, यानी जीन्स जो स्ट्रेस एक्टिवेट करते हैं मेडिटेशन उन्हें बंद कर देता है, और हीलिंग वाले जीन्स एक्टिवेट हो जाते हैं। मतलब मेडिटेशन सिर्फ माइंड नहीं, आपका DNA तक बदल सकता है। कुछ न्यूरोसाइंटिस्ट कहते हैं अगर कोई गहरी मेडिटेशन सीख ले तो वो अपने बॉडी सिग्नल्स को मैन्युअली कंट्रोल कर सकता है, और ये स्पिरिचुअलिटी नहीं बल्कि ये प्योर बायो इंजीनियरिंग है। योगा ब्रीदिंग ऑक्सीजन को उस जगह भेज देती है जहाँ शरीर को सबसे ज्यादा जरूरत होती है। इसीलिए योगीज और मंक्स को इलनेस कम होती है और एनर्जी ज्यादा मिलती है, क्योंकि वो बॉडी को चलाते नहीं, बॉडी को कंट्रोल करना सीख जाते हैं। और शायद इसलिए प्राचीन योग कहते हैं तुम शरीर नहीं हो, तुम वो शक्ति हो जो शरीर को चलाती है। समझ में आई बात? बहुत शॉर्ट वीडियो है। 20 मिनट का मेडिटेशन करने से मेमोरी पावर बढ़ता है। 20 मिनट का सेंशियल मेडिटेशन करने से ब्लड प्रेशर एंड एंजाइटी घटती है। 20 मिनट का मेडिटेशन करने से आप अपने जीन्स की स्विच को ऑन एंड ऑफ कर सकते हो। न्यूरॉन्स जो हमारे एंजाइटी क्रिएट करते हैं, अगर एक बार मेडिटेशन से उसकी स्विच ऑफ करना सीख लिया तो हम चाहे तब एंजाइटी को रिमूव कर सकते हैं, स्ट्रेस को रिलीज कर सकते हैं। ये मेडिटेशन की पावर है। मेडिटेशन में जाने वाला योगी कहते हैं कि उसके अंदर इलनेस कम आती है, कारण कि वो बॉडी को कंट्रोल करने की शक्ति अर्जित कर लेता है। बॉडी उनको कंट्रोल नहीं करता है, योगी की आंतरिक शक्ति उसकी बॉडी को कंट्रोल करती है। तो ये साइंटिफिकली हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का रिसर्च कहता है कि मेडिटेशन से सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो स्ट्रेस क्रिएट करती है उसको रिलैक्स करती है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो रिलैक्स मोड पर काम करती है उसको वो एक्टिवेट करती है। आज की दुनिया में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ज़्यादा एक्टिव है, इसलिए स्ट्रेस, एंजाइटी, स्लीप प्रॉब्लम ज़्यादा है। पैरासिम्पैथेटिक को एक्टिवेट करना है, वो अभी बिल्कुल निष्क्रिय हो गया है। रिलैक्सेशन, मेडिटेशन ऐसी शांत प्रक्रिया योग की पैरासिम्पैथेटिक को एक्टिव करती है और वो रिलैक्स मोड पर काम करती है। आदमी को कितना भी संघर्ष हो फिर भी इंटरनली डिस्टर्ब नहीं होने देती है। तो ये मेडिटेशन का पावर है। अब हम एक चीज समझे कि अगर हम मेडिटेशन नहीं करते हैं और ये मैंने जो 4 नेगेटिव आउटकम बताए कि अटेंशन स्पैन घटता है, मानसिक संघर्ष बढ़ता है, क्रिएटिविटी घटती है और डोपामाइन पाथवे हाईजैक होता है। इसके कारण इसका साइड इफेक्ट ये होता है कि उससे आदमी का माइंड रेस्टलेस हो जाता है। नंबर 1 3 चीज़ें होती है। माइंड रेस्टलेस हो जाता है, फिर उसको कितना भी रिलैक्स मोड पे लाने की कोशिश करो वो उसमें भी बेचैनी फील करता है। कुछ लोग होते हैं उसको पीसफुल एरिया में भी ले जाओ तो उसको बेचैनी होती है, उसको पार्क में भी ले जाओ तो शांति नहीं। और ऐसे लोग भूल चूक कर अगर 10 डेज साइलेंट के लिए विपश्यना शिविर में चले गए तो मरे। वो वहां जाके पागल हो सकते हैं, क्योंकि पागलपन को बाहर निकालने के लिए विपश्यना शिविर बहुत बड़ा निमित्त बन जाता है उन लोगों के लिए जिनको ध्यान की भूमिका नहीं है। ध्यान की भूमिका है वो तो जंप मार के आगे निकल जाएंगे। तो पहली चीज रेस्टलेसनेस। दूसरी चीज होती है एडिक्शन। ऐसा आदमी फिर एंजाइटी से बचने के लिए, स्ट्रेस से अपने आप को बचाने के लिए एडिक्शन में चला जाता है, चाहे वो स्मोकिंग के रूप में हो, अल्कोहल के रूप में हो, ड्रग के रूप में हो।
और तीसरा प्रॉब्लम होता है, ऐसे आदमी को साइलेंस से एलर्जी हो जाती है, मौन से एलर्जी हो जाती है, उनको गोंघाट प्रिय है। ऐसे आदमी को सिंगापुर में नहीं मुंबई में रहना चाहिए। आई हाईली रेकमेंड। अभी प्रीत भाई बता रहे थे कि सिंगापुर में इतनी शांति मैंने इंडिया में कभी देखी नहीं। यहाँ 3 घंटे में 3 दिन काम कर लेते हैं। 3 घंटे में हम इतना वर्क कर लेते हैं यहाँ पर, बिकॉज नो डिस्टर्बेंस, नो एक्सटर्नल फोर्सेस, नो काइंड ऑफ द सोशल प्रेशर। आदमी रिलैक्स, कोई अपॉइंटमेंट के बिना मिलता भी नहीं है, और वहाँ तो बिना मुहूर्त देखे घुस जाते हैं। तो ये प्रॉब्लम है। तो ये 3 चीजें होती है, मौन से एलर्जी हो जाती है, एडिक्शन की बीमारी हो जाती है, एंड रेस्टलेसनेस माइंड हो जाता है। ये 3 चीजें होती है। अब मैं अंत में 3 चीजें बताना चाहूंगा, फिर हम क्वेश्चन आंसर लेंगे। पहली चीज, आप मुझे बताइए कि हम लोग, जरा सोचिए, आपके साथ मैं भी सोच रहा हूं, हम लोग बिजी लाइफ जीते हैं, बराबर है? इस मामले में इंडिया को नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। इतना काम करते हुए भी इंडिया में लोग रिलैक्स है, कोई टेंशन नहीं। इसमें भी अगर कोई गेस्ट चला जाए तो 5 दिन छुट्टी, काम नहीं करना है। अरे यार गेस्ट आए हैं, और यहाँ पर गेस्ट आएंगे तो गेस्ट को कहेंगे आप आराम से टीवी देखो, हम काम करके आते हैं। यहाँ पर वर्क इज अ वर्शिपिंग, वहाँ गेस्ट इज अ वर्शिपिंग। सिस्टम थोड़ा अलग है कल्चर का। तो पहली चीज, हम इतना व्यस्त रहते हैं, हमारा नाम हो गया व्यस्तता के कारण, नाम हो गया, काम हो गया, और दुनिया की नज़रों में हमने एम्पायर खड़ा कर लिया, हम मनी मेकिंग कर लिया, सक्सेस हो गए। ये सब करने के बाद ज्ञानी लोग ऐसा कहते हैं कि ये सारी बाहर की सक्सेस जो है वो रेनबो की तरह है। किसकी तरह है? रेनबो की तरह है। रेनबो का लाइफ स्पेन कितना है? बहुत क्षणिक है। उसी तरह ये बाहर की सक्सेस, ये बाहर का जो भी पुण्य से अर्जित किया हुआ है वो क्षणिक है, परमानेंट नहीं है। तो परमानेंट क्यों नहीं है? क्योंकि उससे 2 चीजें नहीं मिलती है। भौतिक का कोई विरोध नहीं, विरोध इसलिए है कि मटेरियल लाइफ आपको 2 चीजें नहीं दे पाती। पहली चीज, इनर रिलैक्सेशन नहीं दे पाती है, एंड दूसरी चीज इनर सेटिस्फैक्शन नहीं दे पाती है। अच्छा, कितना मिल जाए, बिलियन और ट्रिलियन और क्या बोलते हैं, कितना मिल जाए तो सेटिस्फैक्शन हो जाएगा? कोई लिमिट नहीं है। अरे सब छोड़ो धरती की बात, 8वें देवलोक के देवता को पूछो कि आर यू हैप्पी? 8वें देवलोक की संपत्ति कितना, ऐश्वर्य कितना है, उनकी एक जुत्ती, पांव की जुत्ती एक तरफ, दुनिया का वैभव दूसरी तरफ। 8वें देवलोक के ऐसे समृद्ध देवता को पूछो आर यू हैप्पी? कहते नहीं, वो 9वें देवलोक वाले देवता इतने खुश क्यों है? उनके पास मेरे से ज्यादा वैभव क्यों है? आप मत मानना कि देवताओं को ईर्ष्या नहीं होती है, देवताओं में तो हमारे से ज्यादा जेलसी होती है। सर्वार्थ सिद्ध विमान तक जब तक जीव नहीं पहुंचे, क्योंकि फिर तो ज्यादा जन्म है ही नहीं, सर्वार्थ सिद्ध विमान तक जीव नहीं पहुंचे उस उच्च स्थिति तक, तब तक देवता भी बार बार संसार में जन्म मरण करते हैं। तो तृप्ति नहीं है, सेटिस्फैक्शन नहीं है। उसके लिए फिर आदमी सोचता है कि लेट्स ट्राई टू गो विद इन। बाहर जब आदमी बोर हो जाता है, कंटाળી જાય, અથવા તો આઈ ઓપનિંગ થઈ જાય કે ભાઈ આટલું બધું કર્યું, બહાર તો કંઈ શાંતિ નથી, સુખ નથી, આનંદ નથી, આટલું બધું ભેગું કર્યું। એક ભાઈને મેં પૂછ્યું કે તું કેમ આટલો દુઃખી છે? તો કે જિંદગીમાં કોઈ દુઃખ નથી એટલે જ દુઃખી છું। ઘણા લોકોની લાઈફમાં કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી ને એટલે જ પ્રોબ્લેમ છે કે સાલું આખો દિવસ કરવું શું 24 કલાક? કોઈ પ્રોબ્લેમ તો છે નહીં। 24 કલાક કાઢવા ક્યાં? સમજાય કે મારી વાત? તો
लेट्स ट्राई टू गो विद इन। फिर आदमी को समझ में आता है कि सब कुछ करने के बाद पता नहीं पीस तो है नहीं, इनर जॉय तो है नहीं। ये तो रेनबो की तरह शास्त्र अपने अनुभव से कहता है। तो लेट्स ट्राई टू गो विद इन। वो विद इन जाने की कोशिश करता है और संकल्प करता है कि मेरा सुख मेरे भीतर से आना चाहिए, बाहर से नहीं आना चाहिए। बोलिए, आप अब सोचिए, आपका सुख आपके अंदर से आना चाहिए कि बाहर से आना चाहिए? अब फाइनल कर लो। बाहर से आएगा तो परमानेंट नहीं होगा, क्योंकि बाहर जहां से सुख आ रहा है वो चीज परमानेंट नहीं है। जिस व्यक्ति से सुख आ रहा है, जिस वस्तु से सुख आ रहा है, वो व्यक्ति और वस्तु परमानेंट नहीं है, तो उससे मिला हुआ सुख परमानेंट कैसे होगा? परमानेंट सुख चाहिए तो कहां जाना पड़ेगा? अंदर जाना पड़ेगा। और आपको सुखी करने के लिए जो भी चीज चाहिए वो सब अंदर है। समझ में आ रहा है? एकदम क्लियर कर लो। इस कंक्लूजन में पहुंचने के लिए हजारों जन्म लग जाते हैं। उस हजारों जन्म न लेना पड़े उसका सार मैं अभी बता देता हूं। कंक्लूजन यह है कि मुझे मेरा सुख मेरे भीतर खोजना है, वहीं पर मुझे वो मिलेगा, बाहर से कहीं भी, न व्यक्ति से, न वस्तु से, न इंसिडेंट से, न परिस्थिति से नहीं मिलेगा। आटलू कन्विक्शन તમને છે કે હજુ કરવું પડે? સુખ માટે ફાફા અંદર મારવાના કે બહાર? હું જાણી છું થોડું ગુજરાતી બોલું છું, હિન્દી વાળાને પ્રેક્ટિસ થાય ને એટલે पूरा लेक्चर मैंने हिंदी में दिया। सुख माटे अब इतना चीज क्लियर हो गई ना कि बाहर की चीज रेनबो है, बाहर की हर चीज रेनबो है, जिससे आपका क्लोज दोस्ती है वो भी रेनबो है। कोई भी चीज या कितनी टिकेगी गारंटी, न व्यक्ति की गारंटी, न वस्तु की गारंटी, न परिस्थिति की गारंटी, आपका थॉट्स की भी गारंटी नहीं है, आपकी प्रॉमिस की भी गारंटी नहीं है। कोई भी चीज इटरनल नहीं है। इटरनल चीज अचीव करनी है जो पीस के रूप में है, जो जॉय के रूप में है, इनर हैप्पीनेस के रूप में है, वो कहाँ है? वो जो व्यक्ति का जन्म होता है उसमें स्पेशली मनुष्य का, उसके अंदर ये सारी चीजें कुदरत ने डाल दी है बिकॉज ऑफ माय पुण्य। वो भी एक इंद्रिय जीव को नहीं है, बेंद्रिय जीव को नहीं है, तीन इंद्रिय जीव को नहीं है, चतुरिंद्रिय जीव को नहीं, असंगी पंचेंद्रिय को भी नहीं है। असंगी पंचेंद्रिय कैन नॉट डू मेडिटेशन, ओनली ह्यूमन कैन डू द मेडिटेशन। वो कैपेसिटी आपके और हमारे पास है। एक बफेलो को मेडिटेशन करना है लेकिन बेचारा कर नहीं सकता है, आपको देखकर बहुत कोशिश करता है लेकिन वो बैठ ही नहीं सकता है। हम मेडिटेशन कर सकते हैं फिर भी हमको नहीं करना है। समझ जी, તમે ખોટા ટાઈમે આવી ગયા। હા, તમે ચાઇનીઝ ન્યૂ યરમાં જ કેમ આવો છો? આમ જ્યારે ચાલુ દિવસો હોય ત્યારે આવો ને, અમે અહીંયા ઠર્યા ઠામ હોઈએ છીએ। ન્યૂ યરમાં તો અમારો પ્લાન થઈ ગયો છે। तो ये सब हम कर सकते हैं लेकिन हमें भीतर जाना होगा और उसके लिए बहुत क्लियर कट आज मैं समराइज कर लूँ, फिर तो मैं आपको कल से बताते चलूँगा टूल्स एंड टेक्निक्स, आप थक जाओगे वहाँ तक। इतनी मैं टेक्निक बताने वाला हूँ मेडिटेशन की, क्योंकि जितने लोग उतनी टेक्निक। मेडिकल स्टोर में जाके है, आप कंफ्यूज तो नहीं होते हैं कि इतनी सारी दवा मैं कौन सी खाऊं? तुम्हारी जो बीमारी हो तुम खाओ। उसी तरह मेडिटेशन की दुनिया में बहुत सारी टेक्निक है, तुम्हारा जो लेवल है उस अनुसार मेडिटेशन पिक कर लो और जर्नी स्टार्ट करो। उसके लिए पहले हम थोड़ा लॉक कर दे, 3 चीजों को हम लॉक कर दे, जिसको हम कहते हैं या 4 चीजें, यहाँ पर 3 है। तो लॉकआउट सिस्टम में 3 चीजें ध्यान में रखें। पहली चीज है सेंसरी
सिस्टम को लॉग आउट कर देना। सेंसरी सिस्टम, सेंसरियम आप अंडरस्टैंड, 5 इंद्रिय। मैं बहुत सिंप्लीफाई करता जाऊंगा, चिंता मत करना, लेकिन कई बार कुछ टेक्निकल शब्द यूज करना जरूरी है ताकि आपको लगे कि समन जी बहुत एडवांस है, पढ़े लिखे हैं। कई लोग कहते हैं कि ये साधु संत पढ़े लिखे होते हैं क्या? नहीं, ऐसे ही साधु बन जाते हैं। तो सेंसरी सिस्टम को लॉग आउट करो। सेंसरी सिस्टम को लॉग आउट करने का मतलब है 5 इंद्रियों का संयम करो। एक पहला लॉग आउट सिस्टम, 5 इंद्रियों का कंट्रोल करना पड़ेगा मेडिटेशन में जाने के लिए। 5 में भी 3 इंद्रिय खास, आंख, कान, जीभ, 3 खास। इसकी डिटेल में बात बाद में करूंगा। नंबर 2, मेंटल लॉग आउट। मेंटल लॉग आउट का मतलब है नो टू मच प्लानिंग, नो टू मच मेमोरी, नो टू मच इमेजिनेशन। मेमोरी अच्छी चीज है, मेमोरी अच्छी होनी चाहिए, लेकिन जब हम प्रेजेंट में एक एक्टिविटी कर रहे हैं उस समय कोई चीज मेमोरी में आ जाए तो हमारी प्रेजेंट एक्टिविटी को डिस्टर्ब करेगी। मेमोरी के समय आनी चाहिए। अभी मैं लेक्चर दे रहा हूं और 10 साल पहले का मुझे लेक्चर अभी याद आ जाए तो होच-पोच हो जाएगा, मैं बोल नहीं पाऊंगा। तो मेमोरी को भी आपको मैनेज करना पड़ेगा, आपकी प्लानिंग को मैनेज। टू मच प्लानिंग इज नॉट गुड। कैसे समझाऊं मैं? खाना खाते समय खाना चाहिए कि प्लानिंग करना चाहिए? बोल लो, खाना चाहिए। अधिकतर हमारी मीटिंगें कब होती है? बोलो। अभी हम 2 गरम रोटी भी एंजॉय नहीं कर सकते हैं, फिर इतनी भागदौड़ किसके लिए? उस समय भी प्लानिंग, उस समय भी मीटिंग, उस समय भी चर्चा है। नो, ये हैबिट गलत है। मल्टीटास्किंग की हैबिट गलत है। तो इस अर्थ में मैं कह रहा हूं प्लानिंग करो, प्लानिंग प्रेजेंट में करो। प्लानिंग करते समय दूसरी एक्टिविटी नहीं चलनी चाहिए, ओनली प्लानिंग चलना चाहिए। देखो कैसे समझाऊं, हमारी माइंड की ट्रिक क्या है? हमारी माइंड बराबर समझ है, मैं टिप्स दे रहा हूं, ध्यान में मन क्यों नहीं लगता उसकी। हमारी माइंड की ट्रिक यह है कि हम एक साथ एक काम कर ही नहीं सकते। ये हमारी प्रॉब्लम है। वॉक करने जाते हो, उसमें क्या चाहिए? वॉकमैन। नाम ही पड़ गया वॉकमैन। मैन के ऊपर जो वॉक लगा हुआ है वो वॉकमैन, बस वो चाहिए, वो सुनते जाते हैं और वॉक कर रहे हैं। तो मल्टीटास्किंग हुआ। ट्रेडमिल करते हो तो क्या चाहिए सामने? जिम में जाओ, अब ट्रेडमिल करते सामने वो ये पर लगा ही रखा है, क्योंकि बीमारी है आदमी को। तो सामने टीवी, बस टीवी देखते जाओ। नहीं तो आधा घंटा पसीने में चलना बोरिंग हो जाता है, टीवी देखते नहीं, इसलिए आधा घंटा चल लेते हैं। तो ये प्रॉब्लम है। और खाते समय डिस्कशन करो। खाते समय ही हमारी सारी जो शेयरिंग और केयरिंग करनी है करो, होता है। फिर रात को सोते समय जब तक नींद नहीं आती है, रील पर रील, स्क्रॉल पर स्क्रॉल करना चालू रहता है। सोचिएगा, इस सोशल मीडिया ने हमारी बहुमूल्य हैबिट स्लीप को डिस्टर्ब कर दिया। और रात की स्लीप डिले हुई, रात की डीप स्लीप खत्म हुई, सुबह उठने का टाइम मैनेज नहीं हुआ, और सुबह टाइम पर उठ नहीं पाए, पूरा दिन आप फ्रेश रह नहीं पाओगे। अब मैं जो पॉइंट पर जा रहा हूं, अब कहना चाह रहा हूं, खाते समय दूसरा काम मुझे चाहिए, चलते समय दूसरी एक्टिविटी मुझे चाहिए, बाथरूम में स्नान करते समय भी मुझे दूसरी एक्टिविटी चाहिए, रात को सोते समय भी जब तक नींद नहीं आती है तब तक सारे गैजेट मेरे आजू बाजू होने चाहिए। अब बताओ, जब एक साथ 2-3 काम करने की आदत डाल रखी है, अब ध्यान में कितना काम करना है?
अब ध्यान में मन क्यों नहीं लगता है? क्योंकि दूसरी एक्टिविटी लाओ, बोरिंग हो रहा है ध्यान। इसलिए हमने भूमिल भाई को बोला बैकग्राउंड म्यूजिक लगाओ जरा, दूसरी एक्टिविटी। हाँ, ये चलता नहीं बैकग्राउंड म्यूजिक। हमने कहा ये आदत है ना, जाते जाते जाएगी, एक दिन में थोड़ी जाएगी। लगाओ बैकग्राउंड म्यूजिक, बड़ा मजा आएगा। ध्यान करने का मजा नहीं, वो बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है उसका मजा है। माइंड को आदत पड़ गई एक साथ दो काम। ध्यान करना इसलिए मोस्ट डिफिकल्ट है कि हमारे माइंड को एक साथ एक से अधिक काम करने की आदत है, और ध्यान में सिर्फ एक ही काम करना है, इसलिए माइंड फोकस नहीं हो पाता। समझ में आ रही बात? तो मेंटल लॉग आउट करो, इमोशनल लॉग आउट करो। तीसरा, इमोशनल लॉग आउट। इमोशनल लॉग आउट का मतलब है नो टेंशन। इमोशनल लॉग आउट का मतलब है नो बिजीनेस। ये बिजीनेस इज अ मेंटल इमोशनल टेंडेंसी है। इमोशनल आदमी बिजी नहीं होगा तो कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी क्रिएट करेगा कि वो बिजी होगा। बिजी होना हमारा सेकंड नेचर हो गया है। कोई आदमी बिजी नहीं है तो लगता है कि प्रोडक्टिव है ही नहीं, ऐसा मानने लगे हम। रिलैक्स होना तो हमारे कल्चर से गायब हो गया। ये दूसरी चीज। और तीसरी चीज इमोशनल लॉग आउट में अपनी वाणी का विवेक, भाषा संभाल के बोलना, ये भी इमोशनल लॉग आउट के लिए जरूरी है। एक शब्द दूसरे की 3 दिन की नींद डिस्टर्ब कर सकता है। मुझे एक छोटी सी बात याद आ रही है। एक बार एक रानी ने अपने राजा को बोल दिया, तू तो मूर्ख है। क्या बोल दिया? एक रानी ने एक बार बात करते करते कोई प्रसंग चला और राजा अचानक आया तो रानी ने कहा तुम मूर्ख है। अब कोई रानी अपने राजा को कह दे कि तुम मूर्ख है, राजा बहुत डिस्टर्ब हुआ, रात को सो नहीं पाया। सुबह उठकर ऑफिस गया, राज दरबार में गया। तो जो भी आता राज दरबार में, राजा उसका स्वागत करता ये बोलकर कि तू मूर्ख है। जो भी आता उसका स्वागत, क्योंकि उसका माइंड डिस्टर्ब है और बैठा है, बस वो मूर्ख शब्द घुस गया। जो भी आओ मूर्ख, बैठो। बहुत बड़े बड़े लोग भी आने लगे, बड़ी बड़ी मीटिंगें होती थी, आओ मूर्ख। लोग डिस्टर्ब भी हुए। लेकिन उस जमाने में लोग राजा से डरते थे, राजा से ज्यादा कुछ आर्गुमेंट नहीं करते थे, क्योंकि राजा वाजा ने वांद्रा त्रणे ठेकाना ना वो शुभ सीजन ले लेने बहुत छेड़ू नहीं यूं मानता। तो राजा है बोल दिए जाने तो कौन माइंड करे। और उसी क्रम में उसी दिन शाम को कवि कालिदास आए। राजा भोज की बात है। कवि कालिदास आए तो कवि कालिदास को भी राजा ने कहा आओ मूर्ख। अब कालिदास तो कवि थे, कवि किसी से डरता नहीं था, कवि राजा को भी बोल देता था। तो कालिदास ने कहा राजा भोज को कि मैं मूर्ख कैसे। आपने मूर्ख सबको बोला, अच्छी बात है, लेकिन मुझे आपने मूर्ख बोला, मैं मूर्ख कैसे? आपको पता है मूर्ख कौन होता है? राजा भी आश्चर्य में पड़ गया, क्योंकि वो तो अपने रानी से बोरोड किया था शब्द, वो बोलने लगा मैं मूर्ख कैसे। राजा भोज को पता नहीं था। राजा भोज ने कहा तो फिर मूर्ख कौन होता है? तब कवि कालिदास ने कहा सुनो राजा भोज, मूर्ख के 5 लक्षण हैं। कितने? और एक श्लोक गाया, खादन्न गच्छामि हसन्न जल्पे गतं न शोचामि कृतं न मन्ये द्वाभ्यां तृतीयो न भवामि राजन् किं कारणं भोज भवामि मूर्खः। कालिदास कहते हैं
कि मैं मूर्ख कैसे, मूर्ख के तो 5 लक्षण हैं, उस 5 में से मेरे में एक भी नहीं है। मूर्ख का पहला लक्षण है खादन्न गच्छामि, जो खाता हुआ चलता है वो मूर्ख है। मैं तो खाता हुआ कभी चलता नहीं हूं, मैं तो खाता हुआ बैठे बैठे खाता हूं, चलते चलते नहीं खाता हूं। जो चलते चलते खाते हैं वो कौन है? मूर्ख है। તમે ધ્યાનથી સાંભળો છો। जो चलता हुआ खाता है वो मूर्ख है। आप तो सिंगापुर में मैंने बहुत कम देखा, अब न्यूयॉर्क में चले जाओ, कभी न्यूयॉर्क में गए, वहां तो लोग चलते चलते ही खाते हैं। खाने का टाइम नहीं, बैठ के खाने की परंपरा जा रही है, चलते चलते चलते, बस वो बर्गर लिया, खाए जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। मूर्ख है। संस्कृत की भाषा में कवि कालिदास कहते मूर्ख का पहला लक्षण चलते चलते खाना या खाते खाते। मैं तो ऐसा करता नहीं, आपने मुझे मूर्ख कैसे कहा? मूर्ख का दूसरा लक्षण है हसन्न जल्पे। हसन्न जल्पे का मतलब है जो बोलने के पहले ही हंस दे, वो मूर्ख होता है। वाक्य तो अभी बोला नहीं, बोलने के पहले हंस दे, वो मूर्ख होता है। समझ में आ रही बात? बोलने के पहले हंसना मत, पहले बोल लो फिर हंसो। जो कॉमेडी करने वाले होते हैं ना, जोक्स करने वाले, पूरी दुनिया को हंसाते, खुद कभी नहीं हंसते, क्योंकि बोलते समय हंसना नहीं है। तो हसन्न जल्पे। दूसरी बात क्या बताई? बोलने के पहले जो हंस दे वो मूर्ख। मैं तो कभी बोलते समय हंसता नहीं हूं, इसलिए मैं मूर्ख कैसे? तीसरा लक्षण बताया गतम न सोचामी, जो बात बीत चुकी है उसकी मैं चिंता नहीं करता हूं। मूर्ख का तीसरा लक्षण है बीती बात को दिमाग में लेकर घूमता है, ऐसा होता तो ऐसा होता, ऐसा करता तो ऐसा नहीं होता, अब मैंने क्यों कर दिया, क्यों नहीं किया। जो बात बीत चुकी है उसको दिमाग में भैंस की तरह वागोलता रहता है, वो मूर्ख का तीसरा लक्षण है। जो बीत गई वो बात गई, उसका ज्यादा सोचना, हाँ उससे प्रेरणा ले लो, लेकिन उस बात को रिपीट मत करो। नंबर 4 कृतम न मन्ये। चौथी बात बताई कृतम न मन्ये का अर्थ है सहयोग तो थोड़ा करेंगे, ढिढोरा ज्यादा पीटेंगे। गुजराती को ढिंडोरो વધારે पीटे, ढंडेरो ढंडेरो। खाली ढोल वाद्य, हाँ खाली ढोल वाद्य गणो ये भी बीजा, ये नॉलेज ना अर्थ में है। हाँ मतलब सहयोग थोड़ा करेंगे, लेकिन वो सहयोग का सिफारिश बहुत ज्यादा करेंगे। मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, मैं उसकी फाइल नहीं करता तो वो सिंगापुर आ ही नहीं सकता था, मैंने उसके लिए तो कितने पापड़ बेले मैं जानता हूं। ये दुनिया तो भूल गई उपकार को। मतलब थोड़ा सपोर्ट किया, लेकिन उसकी पब्लिसिटी ज्यादा करेगा। दाम दिया $10 का, लेकिन 10 महीने तक चिल्लाता रहेगा। यह है सहयोग कम किया, उसका ढंढेरा ज्यादा पीटना। ये मूर्ख का लक्षण है, मत करना। एंड 5वां लक्षण है जब 2 आदमी बात कर रहे हो, जब 2 आदमी बात कर रहे, द्वाभ्याम तृतीयो न भवामि राजन। द्वाभ्याम, द्वाभ्याम यानी जब 2 व्यक्ति बात कर रहे हैं, वह तीसरे व्यक्ति को नहीं जाना चाहिए। वो बात कर रहे, बीच में अड़ंगा मत डालो। मैंने ऐसा भी कभी नहीं किया, तो मैं मूर्ख कैसे? 2 व्यक्ति बात करे, वहां तीसरा जाए, उसको मूर्ख कहते हैं। राजा भोज को जवाब मिल गया कि रानी ने मुझे मूर्ख क्यों कहा, क्योंकि रानी पंडित जी से बात कर रही थी और मैं बीच में जाके टपका, तो रानी ने कहा आओ मूर्ख। जवाब मिल गया कालिदास से, कान पकड़ लिया। सच में मैं मूर्ख हूं, आपको जो मैंने मूर्ख कहा वो गलत है, लेकिन मैं जानना चाहता था कि रानी ने मुझे मूर्ख क्यों कहा। 2 व्यक्ति बात करें तो तीसरे को बीच में वहां उपस्थिति नहीं रखनी चाहिए। एक छोटी सी बात के लिए, एक रानी के 2 छोटे से शब्दों को लिए 3 दिन तक राजा डिस्टर्ब हुए, टेंशन में आ गए। इसीलिए वाणी का विवेक रखो, कब कितना किसके साथ बोलना चाहिए।
अब इन सारी बातों की चर्चा के बाद में मैं दो चीज और लास्ट आज की। पहली चीज ये है कि जब आदमी ध्यान में बैठता है, मेडिटेशन में जाता है, तो उनको लगता है कि ध्यान में विचार ज़्यादा आते हैं। अब देखना, मैं जब कराऊंगा, और आदमी घर में काम करता है, रसोई करता है, उतने विचार नहीं आते हैं। आदमी एक्टिविटी में बिजी है, उतने विचार नहीं आते हैं। आदमी की आंख खुली है, इतने विचार नहीं आते हैं। जैसे ही ध्यान में बैठेगा, अनर्गल कहाँ से विचार आते हैं। Am I right? अब ये प्रश्न ये कि इतने जो विचार आते हैं तो आदमी को लगता है कि ध्यान में तो इतने विचार आते, कल्पना भी नहीं की ये ध्यान मेरे काम का नहीं, छोड़ो। आदमी वहीं पर छोड़ देता है। अब इस चीज को हम क्लैरिफाई करें, ध्यान में विचार क्यों आते हैं। विचार एक्चुअली ध्यान में नहीं आते हैं, विचार की प्रोसेस सतत चालू रहती है। हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स सतत फायरिंग करते रहते हैं, ऐसा ब्रेन साइंस कहता है। फिर मैं रिपीट करूं, हमारे ब्रेन का न्यूरॉन्स एक दूसरे के साथ में सिग्नल भेजने के लिए सतत फायरिंग करते रहते हैं। वो फायरिंग हम काम में इतने बिजी है कि सुनाई नहीं देता है। हम इतने टेंस कंडीशन में है, इतने विचारों में उलझे हुए हैं, उतने काम में उलझे हुए हैं कि वो जो विचारों की प्रोसेस है वो हम फिल्टर नहीं कर पाते हैं, ऑब्जर्व नहीं कर पाते। जैसे हम रिलैक्स होकर आंख बंद करके बैठते हैं तो वो विचार की प्रोसेस जो चल रही है वो हमको दिखाई देती है। इसीलिए कंक्लूजन इज दैट कि ध्यान में विचार ज्यादा नहीं आते हैं। ध्यान में आपकी अवेयरनेस इतनी बढ़ जाती है कि जो विचार नहीं दिखते थे वो दिखने लगते हैं। समझ में आ रही कुछ बात के नहीं, कि अंधेरे में ढेला फेंक रहा हूं, ठीक है ना। अब अभी बैठे हो तो विचार चल रहे हैं आपके, लेकिन अभी आपका अटेंशन दूसरी जगह है, अभी आपका माइंड इन्वॉल्व दूसरी जगह है, तो वो विचारों की जो प्रक्रिया चल रही है उस पर आपका ध्यान नहीं है। कैसे समझाऊं? एक कोई कागज है, मुझे कागज दो, रफ कागज दे दो। हाँ, वेरी गुड। हमारा माइंड जो है ना, हमारा माइंड, देखो मैं आंसर बाद में दूं, पहले प्रयोग भी बता दूंगा। आप में से भी किसी को करना हो आ जाना, कोई बात नहीं। अभी तो एकदम लाइट मूड में चल रहे हैं। इसमें मैं होल्ड करता हूं, दो, एक किया, ठीक है। आपके पास भी कागज हो तो आप कर सकते हैं। हाँ, आपके पास कागज है ना, पहले आप देख लो, समझ लो। अब क्या करना है, एक सिंपल काम करना है। मैं एकदम लाइव डेमो दे रहा हूं। अब इसको क्या करना है, इन दोनों में अंगुली डाल दी मैंने, ठीक है, ये डाल दिया। अब इसको मुझे क्या करना है, एक साथ दोनों को झटका मारना है अंगुली से और दोनों साइड के कॉर्नर को फाड़ना है, एक साथ दोनों, एकदम एट ए टाइम। दोनों अंगुलियां मेरी है ना, तो मेरी आज्ञा तो मानेगी ना। एक साथ मैं दोनों को एक साथ ऐसे करूंगा और दोनों इस होल को मुझे एक साथ फाड़ना है, बराबर है। तो कोई बड़ा काम नहीं है, आराम से कर सकते हैं। लेट्स ट्राई। पहले मैं ट्राई करता हूँ, फिर मेरे से नहीं होगा तो आप सब ट्राई करना। इसको फाड़ना, ठीक है। देखिएगा, एक ही बटा है। अब एक प्रयोग और कर लेता हूँ, चलो देखो इधर, वही प्रयोग, ये मैंने दो होल किए, ठीक है। अब मैं और ट्राई करता हूँ। पहला ट्राई गलत हो सकता है, थोड़ा ध्यान नहीं रहा एकदम। जो आदमी एक साथ दोनों को फाड़ दे एक साथ, उसको $10,000 का इनाम जेन सेंटर की ओर से। मैं जिम्मा क्यों लूं भैया? जेन सेंटर वाले चिंता न करें, मैं कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूं कि कोई कर ही नहीं सकता। चलो ट्राई करो, एक दो ट्राई करो, एक दो ट्राई करो।
2-3 लोग ट्राई करो, खाली 30 सेकंड में दे रहा हूँ, ट्राई करो। अगर कोई हो जाए तो मेरे चलो मुझे बताओ। देखो एक कंडीशन है, आप लोग बड़े स्मार्ट हो मेरे से भी ज़्यादा, ऑफ कोर्स मेरे से ज़्यादा। अब इसलिए कई लोग क्या करते हैं, चीटिंग करते हैं। कई लोग क्या करते हैं, हम एक साथ झटका नहीं मारते, ऐसे धीरे धीरे नहीं करना, सीधा। हाँ करो। किसी का हो जाए तो मैं कुर्सी छोड़ दूंगा। बराबर है? नहीं होगा, करो करो करो। 2 नहीं होगा, इसका मतलब बस हो गया। वेरी गुड, थैंक यू। अरे आज नहीं, आप 5 साल में भी कर लोगे तो इनाम फाइनल। 5 साल तक प्रैक्टिस करो। आप अपनी प्रैक्टिस की जानो, मैं माइंड का नेचर जानता हूं। सुन लो बस। कारण यह है कि हमारा माइंड एक साथ 2 चीजों पर कॉन्सेंट्रेट नहीं हो सकता। इतनी 1 सेकंड का फर्क है, सेकंड भी बहुत ज्यादा है, 1 सेकंड भी नहीं लगती है, फिर भी हमारा माइंड एक साथ 2 जगह फोकस नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो रहा है एक साथ 2 हॉल? क्योंकि माइंड जब यहां हॉल करता है तो इधर फोकस नहीं होता, इधर करता है तो इधर फोकस नहीं होता। एक साथ 2 जगह कॉन्सेंट्रेट नहीं हो सकता है। इसीलिए मैं क्या कहने जा रहा था, तो मैं ये कहने जा रहा था कि हमारी अवेयरनेस इतनी बढ़ जाती है कि हमको विचार दिखने लग जाते हैं। विचार आ रहे हैं, वो तभी दिखाई देगा कि हम हाइपर अवेयरनेस में हो, जागृति में हो, अदरवाइज ये चीज नहीं हो सकती। तो अब मैं एंड अप करूं आज के सेशन को। आज मैं थोड़ी भूमिका भी 2 मिनट में करके कल हम फिर मिलेंगे। 2-3 चीज़ें मैं बता देता हूँ। पहले तो ध्यान क्या नहीं है मैं बता दूँ। ध्यान क्या नहीं है, आपका कंफ्यूजन जरा दूर कर दो। कॉन्सेंट्रेशन इज नॉट मेडिटेशन। कॉन्सेंट्रेट करना ही ध्यान नहीं है। कॉन्सेंट्रेशन इज नॉट अ मेडिटेशन एट ऑल, नंबर 1। नंबर 2, relaxation is not a meditation at all. ज्यादा कंफ्यूज मत होना, मेरा काम कंफ्यूजन क्रिएट करना है। ध्यान से एकाग्रता आ सकती है, आती है। अब हुए ना कंफ्यूज? ध्यान से एकाग्रता बढ़ती है, लेकिन एकाग्रता बढ़ाना ध्यान नहीं है। नहीं आया समझ? ध्यान बियॉन्ड कंसंट्रेशन है। कंसंट्रेशन तो बहुत सरफेस चीज है, ध्यान करने से कंसंट्रेशन आएगा, लेकिन कंसंट्रेशन आ गया वो ध्यान नहीं है। ध्यान समथिंग एल्स। क्लियर? ध्यान से आपका माइंड रिलैक्स हो जाएगा, लेकिन माइंड रिलैक्स होना ध्यान नहीं है। ये दूसरी चीज है। मंत्र चैंटिंग करना ध्यान नहीं है। कई लोग ध्यान में विचार आते तो क्या करते हैं, अच्छा ध्यान कर। मैंने कहा क्या किया? तो क्या बस 21 नवकार मंत्र गिन लिए। 21 नवकार मंत्र गिन लेना मंत्र जाप है, मेडिटेशन नहीं है। मेडिटेशन इज बियॉन्ड मंत्र जाप। अब इसके रीजन है कंसंट्रेशन। भाई ध्यान क्यों नहीं है? अगर कंसंट्रेशन ध्यान होता तो बगला सबसे बड़ा मेडिटेटिव है। बगला कितना ध्यान करता है? आपने अगर बीच पर देखा होगा तो मछली पर इतना त्राटक करता है, एक भी मछली उसकी नजर से बच नहीं सकती। अगर कंसंट्रेशन ध्यान है तो एक चोर कितना कंसंट्रेट होता है, चोरी करने जाता है तो पकड़ में नहीं आता, लेकिन वो ध्यान नहीं है। अगर कंसंट्रेशन ध्यान है, एक टेररिस्ट कितना ध्यान करता है, कितना कंसंट्रेट होता है, गोली चलाता है तब टारगेट करता है, वो ध्यान नहीं है। क्योंकि ये तीनों चीजों में माइंड इन्वॉल्व है, इम्प्योरिटी इन्वॉल्व है, इसलिए वो मेडिटेशन नहीं है।
कंसंट्रेशन में प्योरिटी नहीं है, इसलिए कंसंट्रेशन इज नॉट मेडिटेशन, प्योरिटी इज मेडिटेशन। प्योर आलम्बन इज मेडिटेशन, इसमें प्योरिटी नहीं है, बगले में प्योरिटी नहीं है। टेंशन हेतु मोटिव गलत है, चोर का मोटिव गलत है, टेररिस्ट का मोटिव गलत है। इसलिए खाली एकाग्रता तो कोई भी कर सकता है। मेडिटेशन करने से एकाग्रता आए तो वो बेस्ट है, क्योंकि मेडिटेशन आदमी को प्योर करता है। प्योरिटी के बाद एकाग्रता आएगी तो वो एकाग्रता किसी का नुकसान नहीं करेगी। इट मेक सेंस? ध्यान के बाद एकाग्रता आनी चाहिए। खाली एकाग्रता आप ला सकते हो, लेकिन वो मेडिटेशन नहीं है। ध्यान करने से डीपर और डीपर रिलैक्सेशन आएगा, लेकिन खाली रिलैक्स होना ध्यान नहीं है। अभी हमने लाई डाउन करा के आपको शवासन कराया, वो ध्यान नहीं है, वो रिलैक्सेशन है, इसीलिए का नाम ही है रिलैक्सेशन। ध्यान उससे ऊपर है। प्रेयर करना, ध्यान से सुन लो, मेडिटेशन करने वाला बेस्ट मंत्र जाप कर सकता है, लेकिन मंत्र जाप करना मेडिटेशन नहीं है। मेडिटेशन सीख लो, फिर आप कोई भी एक्टिविटी माइंडफुली, एफिशिएंटली, डीपली, क्वालिटी वाइज कर सकते हो। तो मेडिटेशन ये चीज नहीं है। बात तो कल मुझे बतानी थी, लेकिन अब क्यों अधूरा सत्य रख कर छोड़ूं। मेडिटेशन फिर क्या है? मेडिटेशन है अवेयरनेस। जहां जहां तुम्हारी अवेयरनेस है वो मेडिटेशन है। मेडिटेशन है माइंडफुलनेस। जहां जहां आप माइंडफुल है वो मेडिटेशन है। मेडिटेशन है विटनेस, साक्षी भाव। जिस चीज के प्रति आप मात्र साक्षी रहते हो, नॉट लाइक नॉट डिसलाइक, न्यूट्रल आपका अटेंशन है, वो है मेडिटेशन। क्लियर? मेडिटेशन थिंकिंग भी नहीं है, इसीलिए अफर्मेशन इज नॉट मेडिटेशन। आजकल अफर्मेशन, कई लोग क्या बोलते, पॉजिटिव थॉट्स, अफर्मेशन देते हैं, आई एम हेल्दी, आई एम हैप्पी। ये सब करना अच्छी चीज है, लेकिन मेडिटेशन नहीं। थिंकिंग इज नॉट मेडिटेशन। मेडिटेशन है बियॉन्ड थिंकिंग। और कंक्लूड करो, जहां जहां माइंड इन्वॉल्व है वो मेडिटेशन नहीं है। माइंड मेडिटेशन कर ही नहीं सकता। सुन लेना, मैं बहुत सोच समझ के बोल रहा हूं, 2-4 बार। माइंड मेडिटेशन कर ही नहीं सकता। मेडिटेशन जिसको करना है उनको बियॉन्ड माइंड लेवल जाना पड़ेगा। अवेयरनेस बियॉन्ड माइंड लेवल है, इसीलिए जब अवेयरनेस आ जाती है माइंड जीरो हो जाता है। माइंड की एक्टिविटी मेडिटेशन नहीं है, माइंड की एक्टिविटी को जीरो करना मेडिटेशन है। अवेयरनेस लेवल बढ़ जाता है तो माइंड की एक्टिविटी जीरो हो जाती है। इसीलिए लास्ट डायलॉग बोल दो, जब आप देखते हो तब आप सोचते नहीं हो, जब आप सोचते हो तब आप देखते नहीं हो। देखना मेडिटेशन है, सोचना मेडिटेशन नहीं है। जब आप देखते हो, जब आप श्वास को देखते हो, चलो ना, देखने का मतलब ऑब्जर्व करना, परसेप्शन। जब आप श्वास को देखते हो तब बोलो, तब सोचते नहीं हो। श्वास को देखते जाओ, मैं देख रहा हूं श्वास को, मेरा ध्यान श्वास को देखने में है तो विचार नहीं आएगा, गारंटी। जैसे मैं श्वास को देखना चुका, विचार तैयार है तुरंत। वो तो मक्खियों की तरह बनबना रहे हैं कि जरा सा में हटा, दुर्घटना, जागृति हटी, दुर्घटना घटी। तो अवेयरनेस जहां है वहां माइंड जीरो है, जहां माइंड फुल्ली एक्टिव है वहां अवेयरनेस जीरो है। सो मेडिटेशन इज द अवेयरनेस। श्वास को देखता कौन है? आज थोड़ी भूमिका बना दूं कल की। श्वास को कौन देखता है? माइंड नहीं। माइंड का काम है एक्टिविटी करना। कौन देख रहा है?
देख कौन रहा है? श्वास को कौन देख रहा है? और सुबह भी आधा घंटा देखा, दोपहर को थोड़ा देखा और देखा। माइंड तो बोल रही मत, सोल का तो पता भी नहीं है। हाँ, श्वास को देख रहा है मेरी कॉन्शियसनेस। इसको मेडिटेशन की भाषा में बोलते चित्त। चित्त આપણે નથી કહેતા ઘણી વાર તારું ચિત્ત કામમાં લગાડ ને આ ચિત્ત, આપણે ચિત્ત વાપરીએ છીએ પણ ખોટી જગ્યાએ વાપરીએ છીએ। તો चित्त છે श्वास। चित्त यानी चेतना का अंश, चित्त यानी चेतना का ही संतान। कैसे समझाऊं? सूर्य है और उसकी रेडिएशन क्या बोलते हैं? किरण है, रेज। सूर्य आत्मा है, उसकी रेज चित्त है। चित्त का काम है ज्ञान करना। चित्त का काम क्या है? और ज्ञान करने का मतलब वो ज्ञान नहीं जो पुस्तक में मैं किताब पढ़ रहा हूं ज्ञान कर रहा हूं। ये ज्ञान का अर्थ है नहीं। ज्ञान का मतलब है किसी चीज को मात्र वो चीज जैसी है वैसी देखना। तो श्वास जैसा है वैसा मैं देख रहा हूं। ये ज्ञान करने का काम चित्त का है। मैं श्वास को देख रहा हूं। अब श्वास को जब तक मैं देखूंगा माइंड साइड में है, माइंड नहीं है। कितनी देर श्वास को देखते रहोगे? वो तैयार बैठा है, 2 मिनट श्वास को देखा, माइंड बीच में आया। वो माइंड बीच बीच में इंटरफियरेंस करता रहता है, क्योंकि उनकी आदत है ना बार बार सोचने की। माइंड को लगता है कि मेरी गद्दी छूट रही है। ध्यान करने का मतलब माइंड की गद्दी छूटती है, इसलिए माइंड नहीं चाहता कि मेरी गद्दी छूटे, बीच बीच में आता रहता है। हिम्मत हो तो कह सकते हैं माइंड को कि साइड में रहे, अभी मैं ध्यान कर रहा हूं, अभी मुझे विचार नहीं चाहिए। तो जब तक आप श्वास को देखोगे विचार नहीं आएगा। जिस क्षण विचार आएगा श्वास देख नहीं पाओगे। ये 2 घटनाएं एक साथ नहीं होती, जैसे एक साथ 2 चीजें नहीं होती। अब आप सोच लो क्या करना है? श्वास को देखना है कि विचार करना है? बस। तो श्वास को देखोगे तो विचार नहीं आएगा। तो देखने की आदत बढ़ा दो, देखने का ग्राफ बढ़ा दो, सोचने का ग्राफ कम हो जाएगा। ये भी ध्यान रख लेना कि देखने का ग्राफ बढ़ जाएगा तो सोचना खत्म नहीं होगा, विचार की जड़ता नहीं आएगी। फिर आप चाहोगे तो विचार करोगे, विचार जब आएगा तब नहीं आएगा। आप कहोगे कि अब मुझे सोचना है तो प्लान होगा, नहीं तो नहीं होगा। यानी आपका माइंड आपके कंट्रोल में आ जाएगा। आपका माइंड आपको कंट्रोल नहीं करेगा, आप अपने माइंड को कंट्रोल करोगे। ये मेडिटेशन का पावर है। लास्ट बॉल फेंक कर आज की बात पूरी करता हूं। आप मुझे बताओ, कोहिनूर डायमंड महत्व का है कि एयर महत्व की है? एयर, हवा है। कोहिनूर डायमंड नहीं। अब बेलो ने तो वेरा किया वीडियो डायमंड थी ब्रीथ नहीं थे। कोहिनूर डायमंड प्रीशियस हो सकता है, लेकिन उससे जिंदगी नहीं चलती है। कितना भी प्रीशियस हो, जिंदगी तो श्वास से ही चलेगी। उसी तरह सक्सेस कितना ही वैल्यूएबल हो, जिंदगी सक्सेस से नहीं चलती है, जिंदगी इनर पीस से ही चलती है। समझ में आ रही है? श्वास के लिए जो आदमी डायमंड छोड़ सके, इनर पीस के लिए जो आदमी दुनिया की रेनबो की तरह बनने वाली सक्सेस छोड़ सके, वो आदमी मेडिटेशन में जाने का अधिकारी है। तो आज मैंने थोड़ी मेडिटेशन की भूमिका बनाई। इस मेडिटेशन पावर को कल से हम प्रैक्टिस करेंगे। मैं ऑलरेडी मैं उसके बारे में जो भी मैं प्रयोग कर रहा हूँ ध्यान के, उसमें से कुछ थोड़े स्पार्क आपके साथ हम चर्चा करेंगे। और मैं ये भी सोच रहा हूँ कि ध्यान तो हमारे योगियों ने बताया है कि 48 मिनट, एक सामयिक कितने मिनट की होती है? 48 मिनट। तो ध्यान का भी स्टैंडर्ड एक टाइम है 48 मिनट। उतना कराने का मैं साहस करूँगा तो ध्यान कराते समय बाद में मैं ही बचूंगा।
इसीलिए द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव जैसी स्थिति है। मैं आपको छोटे छोटे टूल्स बताऊंगा कल। पूरा मेरा टॉपिक है टेक्निक्स एंड टूल्स। हरते फरते खाते पीते आप दिन में टुकड़े टुकड़ों में 40 मिनट ध्यान कर सकते हो। पता भी न चलेगा कि आज दिन में 40 मिनट ध्यान हो गया, और आप कर सकते हैं। ऐसे टूल्स ज्ञानियों की कृपा से हमारे पास है, कल उसकी चर्चा करेंगे। आज इस 2 सेशन में हमने थोड़ी मेडिटेशन की भूमिका बनाई। ये भूमिका इसलिए जरूरी है, ये भूमिका अगर नहीं समझोगे और सीधे ध्यान में जाओगे, सक्सेस नहीं हो पाओगे, फ्रस्ट्रेशन आएगा। क्योंकि जब तक ये बाहर के कनेक्शन से लॉग आउट नहीं करोगे, टू मच इंफॉर्मेशन, टू मच एक्सपेक्टेशन, टू मच नोटिफिकेशन, इनसे जब तक वैराग्य भाव नहीं आएगा तब तक आप ये नहीं कर पाओगे। मैं चाहूँगा कि आने वाला समय और भी क्रिटिकल आने वाला है। हम बात कर रहे थे कि AI के ज़माने में आपके जो बच्चे, आपकी जो जनरेशन के अब बच्चे आने वाले हैं, कैसे जिएंगे कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में उनके पास अगर मेडिटेशन का पावर होगा तो काफ़ी हद तक वो एंग्जाइटी, स्ट्रेस एंड डिप्रेशन से बच जाएंगे। इनकी चर्चा हम कल करेंगे। प्रेम से, भाव से, जिज्ञासा से, डिसिप्लिन से आपने जो बातें सुनी, आपके लिए मैं खूब खूब शुक्रगुजार हूँ। अपना ग्रेटिट्यूड प्रकट करते हुए आज की बात को विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति। कितना टाइम है? 5 मिनट। 5 मिनट टाइम है क्वेश्चन आंसर के लिए, और उसके बाद में कुछ सूचनाएं कल के लिए, और फिर नीचे डिनर के लिए जाएंगे। हमारी सिस्टम है 24 पहले खाना खा लेंगे, और कल फिर जो कार्यक्रम है उसकी सूचना, कल वर्किंग डे है, फिर भी हमने शिविर का स्केड्यूल उस तरह से सेट किया है कि लोग लाभ ले पाएंगे। एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग टुडेज just we talked about that topic? Any question? Welcome. Good question, please raise your hands. हाँ, આજે જે કાયોત્સર્ગ કર્યું એ મેં મારી લાઈફમાં આપણે જે કાયોત્સર્ગ મેડિટેશન કર્યું મેં પહેલી વાર કર્યું जी, પણ એ કર્યું પછી જ્યારે પત્યું કાયોત્સર્ગ ત્યાર પછી એકદમ થર્સ્ટી થઈ ગયા, એકદમ તરસ લાગી. એનું કારણ શું? અને તમે પહેલા જ કહ્યું હતું કે 10 મિનિટ સુધી પાણી નહીં પીવાનું, એનું કારણ શું? આમાં શું છે કે કાયોત્સર્ગ કર્યા પછી તરસ લાગવાનું કારણ તો એ છે કે આપણી ઇનર સિસ્ટમ આખી બેલેન્સ થઈ ગઈ હોય. પોણો કલાક અને 15 મિનિટ બીજી ગણો, કેમ કે તમે બેઠા હતા, 1 કલાક સુધી આટલા ગરમ માહોલમાં આપણે પાણી ન પીએ તો જરા જેની હેબિટ હોય એ ડિહાઇડ્રેટ થઈ શકે. એટલે इट इज नेचुरल टेंडेंसी टू टेक द वाटर. पर नहीं पीने का कारण ये है कि कायोत्सर्ग करने के बाद में हमारी बॉडी में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव हो जाती है. जो आज बात की ना कि हम ज़्यादातर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पर जीने वाले लोग हैं. सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम है सब कुछ एक्टिव रखना. पैरासिम्पैथेटिक का काम है सब कुछ रिलैक्स रखना. तो हमारी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम वर्क नहीं कर रही है क्योंकि हम हाइपर है हर चीज़ में. तो पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स को वर्क करने का मौका ही नहीं मिलता है. कायोत्सर्ग करते हैं तो पहली बार पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को वर्क करने का मौका मिलता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को रिलैक्स होने का मौका मिलता है. और जब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इतनी रिलैक्स हो जाती है, जो चीज़ बहुत रिलैक्स हो जाती है वो एनर्जी क्रिएट करती है. तो हमारी बॉडी में एनर्जी क्रिएट होती है बिकॉज ऑफ पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम इज सो मच रिलैक्स. तो एनर्जी क्रिएट होने के बाद में अगर हम तुरंत पानी पीते हैं तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम पर अटैक होता है. वो अटैक होने के कारण पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम साइड इफेक्ट भी कर सकता है, आपको डैमेज भी कुछ कर सकता है, इंटरनल ऑर्गन्स को भी डिस्टर्ब कर सकता है. इसीलिए शास्त्रीय विधान है कि कायोत्सर्ग डीपर करने के बाद 5-10 मिनट का कायोत्सर्ग किया है और फिर पानी तो कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन आज जो हमने प्रॉपर कायोत्सर्ग किया था
45 मिनट एग्जैक्टली वी हैव डन कायोसर। इतना कायोसर करने के बाद इतनी एनर्जी लेवल, इतना सिंपैथिक नर्वस सिस्टम एक्टिव हो जाता है, पानी पीने से उस पर अटैक होता है, वो डिस्टर्ब होती है, इसलिए 10 मिनट तक मिनिमम पानी नहीं पीना चाहिए। हाँ जी। आजकल there is a very high need for adolescents and kids who are studying to learn meditation. How do I inspire the children to become more interested in meditation and be more invested in learning about it, because it will make them more efficient, और more efficiency होता है, plus there is a lot of studies that requires this. So how can you educate my children to do so? हाँ, प्रश्न है कि बच्चों के लिए जो मेडिटेशन है उनके अटेंशन लेवल को बढ़ाने के लिए, फोकस बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है, तो कैसे बच्चों को एजुकेट करें। अब ऐसा है, बच्चों को एजुकेट करने के लिए सिंपल बेबी स्टेप्स है, थोड़ा 2-3 मैं बता दूँ, शॉर्ट में टाइम हो गया है। पहला तो यह है कि सीधे ही बच्चों को सिखाने की कोशिश मत करो, पहले आप बैठो, आप ध्यान करो। पेरेंट्स को मैं कह रहा हूँ, अगर पेरेंट्स रोज 10 मिनट ध्यान में बैठेंगे, 10वें दिन बच्चा आकर पूछेगा, डैडी आई वॉन्ट टू ऑल्सो डू इट, प्लीज एक्सप्लेन मी। जब बच्चों के अंदर से ये क्यूरियोसिटी आए, फिर आप उसको सिखाओ, दैट इज द मोर पावरफुल। विदाउट थर्स्ट आप पानी दे दोगे, उसकी वैल्यू नहीं होगी। तो बच्चों के लिए पहले हम एग्जाम्पल बने, हम खुद मेडिटेशन करें, उनको दिखाने के लिए नहीं, अपने लिए। जो भी पेरेंट्स करते हैं, बच्चे उसका अनुकरण करके खुद करने लगते हैं। छोटे बच्चे हैं तो उनको एक्सप्लेन करने की भी जरूरत नहीं है। अगर पेरेंट्स रोज माला गिनते हैं और उसके घर में 2-3 साल का बच्चा है, तो 5वें दिन वो खुद उनके पास माला लेके बैठेगा, कुछ भी मालूम नहीं फिर भी, बिकॉज वो कॉपी करता है। बच्चे अनुकरण से सीखते हैं। इसलिए जैसे कई लोग कहते हैं कि बच्चे हमारे सोशल मीडिया ज़्यादा यूज करते हैं, फ़ोन ज़्यादा, गलत बात है। पहले पेरेंट्स कम यूज करते हैं क्या? पेरेंट्स इतना ज़्यादा यूज करते हैं, इसलिए बच्चे सीखते हैं। घर में रूल बना लो, नो टीवी, तो बच्चे कैसे देखेंगे? टीवी हम देखते हैं, हमारे मास्टर बेडरूम में टीवी है और हम चाहते हैं कि बच्चे टीवी ना देखें, वो नहीं हो सकता। तो पहला स्टेप है कि जो हमको देना है हम खुद करें। दूसरा स्टेप है, उसको योग्य व्यक्ति के द्वारा मेडिटेशन सिखाओ। जिसके पास एक्सपीरियंस है वो अगर आपके बच्चों को लेसन देगा तो बच्चे पर उसकी इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ेगी। खाली किताब पढ़कर, खाली आप पेरेंट्स के नाते कोई किताब पढ़ ली और थोड़ा उनको ध्यान के बारे में बताया तो असर नहीं होगी, क्योंकि ये चीज़ लाइव होकर आती है, खुद अनुभव करके आती है। तो जो लोग उस साधना में हैं वो 2 शब्द बोलेंगे। महात्मा गांधी गुड़ खाते थे तो किसी माँ को कहा कि मैं तेरे बच्चे को गुड़ नहीं खाने की बात नहीं सिखा सकता हूँ। अरे इतनी छोटी बात नहीं, मैं नहीं सिखा सकता। 1 महीने के बाद आना, मैं सिखाऊंगा। 1 महीना खुद छोड़ा, फिर उसने कहा गुड़ नहीं खाना चाहिए। अरे ये तो बात आप 1 महीने पहले भी कह सकते थे, कह सकता था, लेकिन तब असर नहीं होती। तो ये दूसरा स्टेप है कि योग्य व्यक्ति को रेफर करके उनसे बच्चों को मेडिटेशन सिखाए और उसको प्रायोरिटी दे कि मेडिटेशन करना है। पेरेंट्स को मूल्य दे। पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चों को बिजी रखते हैं, इन क्लास में, उस क्लास में, उस क्लास में, इतना बिजी रखते हैं, मुझे तो दया है। इतना एक के बाद इधर पिकअप करो, इधर ड्रॉप अप करो, इधर पिकअप करो। माँ बाप उसमें कितने बिजी होते, माँ बाप को मालूम नहीं है। पिकअप ड्रॉप अप करने में वो कितने बिजी होते। उस जितनी उसकी वैल्यू है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, उससे 1000 गुना वैल्यू उस बच्चे को मेडिटेशन सिखाने की है। मैंने आज बोला सुबह 6 साल की एज में बच्चे को मेडिटेशन इंट्रोड्यूस कर दो, वो बच्चा लाइफ में कभी डिप्रेस नहीं होगा, लाइफ में गलत ट्रैक पर नहीं जाएगा, लाइफ में कभी कंफ्यूज नहीं होगा, क्लैरिटी आएगी, कंफ्यूजन नहीं होगा, डिसीजन ले पाएगा। इसीलिए ये चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं चाहता हूँ जो ग्रैंड पेरेंट्स हो गए हैं, बेबी सिटिंग तो करते हैं ना, तो उनको ये मेडिटेशन थोड़ा थोड़ा सिखाओ बच्चों, तो करेंगे। जी बस टाइम हो गया होगा शायद।
कल की सूचना दे दो थोड़ा। Okay. So सबको कैसा लग रहा है शिविर में? आर यू कंफर्टेबल? है बोरिंग नहीं हो रहा है ना? हाँ, क्योंकि माइंड लेवल से परे गए, बोरिंग क्या है? बोरिंग तो माइंड का विषय है. वी आर नाउ बियॉन्ड माइंड, सो नो वरी. वेरी गुड. So thank you, Samanji. What a day we had. We started at 7:30. I think all of you look decently fresh. It's almost 5:30. I think which is very, very good. We started with meditation. We did Karsal. We learned about me. We learned about we. We did a lot of sessions, lot of activities by Preet Bhai, and we ended with what is meditation. I think we could not have expected a better day. Thank you, Samanji. Thank you, Preet Bhai. So as Samanji said, this is just a glimpse. Right? Tomorrow is when the real part starts. He's going to teach us practical applications of how do we do meditation in day-to-day life. So tomorrow the program will be started at 4 p.m. Considering it's a working day, and we start late. But tomorrow we end at 8:15. So we will have one session after dinner as well. So I will send out the details tonight in the WhatsApp group. So if anyone is not yet there in the WhatsApp group, you can ask anyone around to add you, or you can message me or Ravi Bhai and we can add you to the group. Apart from that, we have bento boxes downstairs. So whoever wants to eat can sit and eat. If they want to take food home, they can also take food home. That's about it. Thank you. मंगल पाठ. मुझे खुशी इस बात की है कि सब लोग टाइम पर सुबह आ गए थे. आज सुबह 7:30 एकदम राइट टाइम हमने स्टार्ट किया था, तो हमारी ड्यूटी है कि राइट टाइम पूरा भी करें. और मोस्ट ऑफ द पार्टिसिपेंट्स अटेंडेड ऑल द प्रोग्राम्स. 2-4 लोग ठीक है, कुछ इमरजेंसी होगी, कुछ हेल्थ इश्यू होगा, तो स्वाभाविक है, लेकिन 95% लोग पूरे शिविर को अटेंड किया. वो बहुत बड़ी बात है हमारे लिए. ये बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है कि आप लोग पूरा दिन भर का लाभ लिया. मैं चाहूँगा कि जो भी प्रोग्राम है आप गुल्ली न मारें. ये खास कुछ लोगों की आदत है कि हम एक प्रोग्राम में चले जाएंगे, हम 2 प्रोग्राम में. ये चूज़ करने की बात नहीं है. जितना पैकेज है आप पूरा अटेंड करो. ये 4 दिन अपॉर्चुनिटी मिली है. और कौन इतनी मेहनत करके, अभी प्रीत भाई आप जो एक्टिविटी, अब कितना उसके पीछे आवर्स एंड आवर्स लगते हैं, तब जाकर ये मैसेज आप तक पहुंचता है. तो रियली थैंक यू टू प्रीत भाई टू, कि पहली बार सूरत से आए हैं, लेकिन बिल्कुल हार्ड वर्कर, एकदम हार्ड वर्किंग है और पूरा स्पिरिचुअली मैसेज के साथ. तपोवन में पढ़े हुआ विद्यार्थी है, तो तपोवનમાં જે ભણેલા હોય પછી કંઈ ઘટે જ નહીં. તો ખૂબ સરસ એક્ટિવિટી ઇન્ડિયામાં પણ કરે છે બધે. હું પણ ઘણીવાર બોલાવું છું એમને. એટલે મને લાગ્યું કે આ શિબિરમાં લેક્ચર સાથે આવી એક્ટિવિટી થશે તો બંનેનું કોમ્બિનેશન સરસ થશે. અને ही इज़ डूइंग विथ हिज एफर्ट्स. थैंक यू सो मच. एंड सब लोग कल भी कितने बजे आना है? 4 વાગે કાલે 5 મિનિટ પહેલાં પહોંચી જવાનું છે, જેથી આપણે બધું જ કાલનું સેશન કરી શકીએ. આજે મિસ કર્યું તો વાંધો નહીં, કાલે મિસ કરવા જેવું નથી. કાલે મેઇન પાર્ટ છે, જેમ કીધું ને, કાલે મેડિટેશનના ટૂલ્સ એન્ડ ટેકનિક્સ આખી હું બતાવવાનો છું. કાલથી આખી જર્ની આપણે 2 દિવસ મેક્સિમમ મેડિટેશન ઉપર ફોકસ કરીશું. મારો ગોલ છે આ 2 દિવસમાં મેડિટેશનનું એ લેવલ સુધી ક્લેરિટી તમને કરાવી દેવી છે કે તમને મેડિટેશન કરવા માટે એક પણ એક્સક્યુઝ બચે. એ મારો ગોલ છે. એન્ડ હોપફુલી વી વિલ સ્ટાર્ટ ધ જર્ની, રિયલ જર્ની ઓફ મેડિટેશન ઇન અવર એન્ટાયર લાઈફ. જેટલી લાઈફ બચી છે એમાં આ જન્મમાં સંકલ્પ કરી લો કે ધ્યાનના દ્વારા સમ્યક દર્શન, આત્માનુભૂતિ, સેલ્ફ રિયલાઇઝેશન કર્યા વગર દેહ છોડવો નથી. આ સંકલ્પ કરી લો. એવો મારો હાઈપર ગોલ આ શિબિરનો છે. બાય હેલ્પ ઓફ યોર ઓલ ધ સપોર્ટ્સ એન્ડ એવરીથિંગ વિલ ડુ દેટ. ચત્તારી મંગલમ હરિહંતા મંગલમ સિદ્ધા મંગલમ શાહુ મંગલમ કેવલી પન્નતો ધમ્મો મંગલમ. ચત્તારી લોગુત્તમા હરિહંતા લોગુત્તમા સિદ્ધા લોગુત્તમા શાહુ લોગુત્તમા
केवली पन्नत्तो धम्मो लोगुत्तम चत्तारि शरणं प्रवज्जामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवली पन्नत्तं धम्मं शरणं प्रवज्जामि सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनं जिन शासन देव की श्रवण भगवान महावीर स्वामी की आज के आनंद की थैंक यू। Hello. We just do Aarti and then we go down. તમે બી हाँ અને વડીલ ભાઈઓ બધા તમે બી આયોજન સમજ Don't move the chair and table. Keep it as it is. Tomorrow we have the same setup. No need to move. अमर सिद्धाचार्योपाध्याय सर्वसाधुभ्य जय जय आरती आरती नंदा नाभिरया मरुदेवी को नंदा पहली आरती पूजा कीजिए नर भव कामिने लाभो दीजिए दूसरी आरती दीन दयारा झूले मंडप नाचक अजवारा तीसरी आरती त्रिभुवन देवा सुर नर इंद्र करे तोरी सेवा चौथी आरती चौगति चूरे मन वांछित फल शिव सुख पूरे पंचमी आरती पुण्य उपाया मूर्धन मेरु सब गुण गाया जय जय आरती आरती नंदा नाभिरया मरुदेवी को नंदा। હવે બેનામાંથી બેનામાંથી नमो रसिदाचार्योपाध्याय सर्वसा